Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. Today we are going to discuss the chapter 10 of class 11th. Very important chapter for climatology part, जिसमें हम साइक्लोन्स के बारे, प्लेनेटरी विंड्स के बारे, करियोलिस फोर्स के बारे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. एयर मासेस, साइक्लोन्स, एवरीथिंग. और शॉर्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इन्होंने बात की है कि यार विंड्स बनती कैसे, प्रेशर बेल्ट्स के कारण. और ये बताया गया कि एयर जब गर्म होगी एक्सपैंड करेगी तो ऊपर को उड़ेगी, और अगर हवा ठंडी होगी तो कंप्रेस होगी, इट विल कूल डाउन. इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सेटिंग द एयर इन मोशन. राइट, you already know that air in horizontal motion is wind. Atmospheric pressure also determines the when air will rise or sink. So wind redistributes heat and moisture across the planet. So vertical rising of the moist air cools it to form the clouds and bring precipitation. जब हवा ऊपर को rise करेगी तो वो क्या बनेगी, clouds बनेगी और फिर precipitation होगी. तो इसी चीज़ पे हम सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि कितना हमारे ऊपर जो हवा है उसका वेट कितना. राइट, इट इज़ बेसिकली दैट थिंग. इट इज़ द वेट ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसको मेजर करते हैं मिली बार में. बार, और इसका इंस्ट्रूमेंट होगा बैरोमीटर. ये सभी को क्लियर है. सी लेवल से आप ऊपर कितना हवा का प्रेशर पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मली एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013.2 है जी, मिली बार. और ग्रेविटी के कारण आपको पता ही है, एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हायर प्रेशर. तो ये प्रेशर मेजर किसके साथ करते हैं जी, बैरोमीटर. दो तरह का, एक मरकरी है, एक एनरॉइड बैरोमीटर है. प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर हवा कम होती जाएगी. नीचे हो तो यहाँ पर हवा का वेट ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा. ऊपर हो तो हवा का वेट कम तो प्रेशर भी कम. एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कोज ऑफ एयर मोशन. नेक्स्ट अगर बात करें वर्टिकल वेरिएशन, अगर हम बात करें तो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर. द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट. द डिक्रीज अमाउंट्स टू 1 millibar फॉर ईच 10 meter increase in the elevation. It does not always decrease at the same rate. The average pressure and the temperature at selected levels of elevation are the standard. ये सभी को पॉइंट क्लियर है जी. तो जैसे जैसे आप 10 मीटर की हाइट पे जाते हो तो आपका 1 मिलीबार प्रेशर कम होता है. तो इसी प्रकार ये बात की वर्टिकल इज मच लार्जर. यही मैं बता रहा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम, ज्यादा तेजी से जाता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस. सो दैट इज व्हाट वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वॉन्ट्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल distribution of pressure, small differences in pressure are highly significant in terms of this wind direction. Like if you happen to understand this is a high pressure, this is a low pressure, right? और ये ridge, ये चीज़ है ट्रफ. ये वर्ड पिछली बारी पेपर में पूछा गया था. यहाँ पे ट्रफ मीन्स लो प्रेशर, रिज का मतलब हाई प्रेशर. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को मेजर करते हैं हम आइसोबार से. द लाइंस कनेक्टिंग ऑल द प्लेसेस विद सेम प्रेशर. इन ऑर्डर टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल. ताकि कोई ऑल्टीट्यूड का फर्क ही ना रहे, हमेशा विद सी लेवल हम प्रेशर मेजर करेंगे. सो लो प्रेशर सिस्टम, आइसोबार कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेशर सिस्टम. लो प्रेशर सिस्टम इज enclosed by one or more isobars with the lowest pressure in the center. High pressure is also enclosed by one or more isobars with the highest pressure in the center. तो अगर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर की बात करें तो what you will find at the equator, the sea level pressure is low and the area is known as equatorial low. 30 degree north and 30 degree south are the high pressure areas known as subtropical highs. And then 60 degree north and 60 degree south we have is subpolar lows. Again the 90 degree we have the polar high.
These pressure belts are not permanent in nature. They oscillate with the apparent movement of the sun. In the northern hemisphere in winter, they move southward and in summer northward. जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा जी, तो आपको भी पता है इक्वेटोरियल ये भी प्रेशर बेल्ट्स भी ऊपर मूव करेंगी. समर्स में ऊपर को होता सन, और जब विंटर्स होते हैं तो सन नीचे जाता, तो तब ये भी नीचे शिफ्ट करेंगे. अब फोर्सेस क्या क्या अफेक्ट करती हैं विंड और डायरेक्शन स्पीड को. आपको पता ही है, एयर इन मोशन इज अ विंड. द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. द विंड एट द surface experiences friction. So in addition, rotation of earth also affects the wind motion. The force exerted by the rotation of earth is known as Coriolis force. The horizontal winds near the earth's surface respond to the combined effect. याद रखना, विंड पे 3 फोर्सेस चलती हैं. एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा करियोलिस फोर्स. इन्हीं 3 फोर्सेस को आगे समझाया गया. इन एडिशन टू ग्रेविटेशन, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो आपको समझ आता है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड मूव करती है. जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी तेज विंड होगी, और जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग होगा उतने क्लोज आइसोबार होंगे, और अगर प्रेशर ग्रेडियंट वीक है तो आइसोबार्स आर अपार्ट. दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड ऑफ विंड को अफेक्ट करेगा. ग्रेटेस्ट इज द सर्फेस एंड इन्फ्लुएंसेस द जनरली एक्सटेंड्स अप टू एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर. अगर हम अगली बात करें तो करियोलिस फोर्स की, तो दोस्त करियोलिस फोर्स आपको भी पता है, इट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. पहला पॉइंट याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट को डिविएट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को. इसके अलावा भी काफ़ी इन्होंने करियोलिस फोर्स के बारे में बताया कि भाई द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ये Coriolis force जो है is directly proportional to the angle of latitude. Right sine of theta, theta is latitude. मैक्सिमम कितना होगा 90 डिग्री पे पोल्स पे, और मिनिमम कितना होगा 0 डिग्री इक्वेटर पे. सो Coriolis फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के. क्लियर है. सो PGF और आपको पता PGF हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, क्योंकि हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो इसके परपेंडिकुलर करियोलिस फोर्स बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लगती है. ये इन्होंने बात की. जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी और उतनी ज़्यादा ही करियोलिस फोर्स होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज, एट द इक्वेटर करियोलिस फोर्स इज 0 एंड विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, राइट, and the low pressure gets filled instead of getting intensified. That is the reason why tropical cyclones are not formed near equator, क्योंकि tropical cyclone को हमेशा Coriolis force चाहिए घूमने के लिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रेशर और विंड की, तो वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नॉट द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जेनेटिक फोर्सेस. The winds in the upper atmosphere 2 to 3 kilometers above the surface are free from frictional effect, and they are mainly controlled by प्रेशर ग्रेडियंट एंड द करियोलिस फोर्स. और जब आइसोबार स्टेट हो, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और करियोलिस फोर्स आपस में बैलेंस होती है और विंड मूव करती है पैरेलल टू आइसोबार. उस विंड को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड. नॉर्मली विंड हमेशा परपेंडिकुलर मूव करती है, लेकिन ये एक सिचुएशन ऐसा है कि जब परपेंडिकुलर नहीं, विंड पैरेलल मूव करे आइसोबार के, उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे. और उसका एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ. जैसे ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, यहाँ से विंड शुरू हुई, इसके करियोलिस फोर्स इस तरफ लग रही, ये ऐसे जाएगी, फिर और करियोलिस फोर्स लगा परपेंडिकुलर इसके, तो इट विल डिविएट दिस वे, अल्टीमेटली इट विल बिकम पैरेलल. और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही कौन, करियोलिस फोर्स. दैट इज बेसिकली जियोस्ट्रॉफिक विंड. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. तो विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर इज कॉल्ड एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और अराउंड अ हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन. द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड सच सिस्टम्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विंड सर्कुलेशन एट द अर्थ सरफेस अराउंड लो प्रेशर एंड हाई ऑन मेनी ओकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू सर्कुलेशन एट हायर लेवल. लो प्रेशर एरिया विद एयर कन्वर्जेंस एंड राइज, मतलब जैसे ही लो प्रेशर है अगर यहाँ पर, तो आसपास से हवा नीचे बैठनी शुरू होगी, इधर कन्वर्ज होगी, अंदर को आनी शुरू होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट राइजिंग.
ओवर द हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड फ्रॉम द अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। अगर हाई प्रेशर है नीचे तो नीचे को बैठनी शुरू करेगी जी और ये बाहर को जानी शुरू होगी। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन सम एडीज कन्वेक्शन करंट्स ओरोग्राफिक अपलिफ्ट एंड अपलिफ्ट अलोंग द फ्रंट cause the rising of air which is essential for formation of clouds and precipitation। अगर हम बात करें जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर तो नंबर 1 लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, इमर्जेंस ऑफ, ये क्या क्या कारण होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स विद द एपरेंट पाथ ऑफ द सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्लेनेटरी विंड पे प्रभाव डालते हैं। And the pattern of the movement of the planetary wind is called general circulation of this thing which influences the earth। ये चीज़ सभी को याद होनी चाहिए। मैंने इसके लिए निमोनिक आपको बताया हुआ ANC, A फॉर एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, A फॉर एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, C फॉर साइक्लोन एंड फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा आपस में, ANC याद रखिएगा जी। उसके बाद ये फेरल्स ट्राइसेलुलर मॉडल आप सभी को याद होगा, ITCZ, जहाँ पर कन्वर्ज हो रही है दोनों तरफ से विंड, इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं और ये ऊपर को राइज करती है। इस प्रकार ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल है। इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा भी है जी। कॉज्ड बाय हाई इंसुलेशन एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन। द कन्वर्ज्ड एयर rises along the convective cell, reaches the top of that troposphere up to an altitude of 14 किलोमीटर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और फिर ये जाके इधर एक्यूमुलेट हो रही है 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे, यहाँ पर सिंक हो रही है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन रहा है। The easterlies from either side of the equator converge in this ITCZ। Such a cell in the tropics is called as Hadley cell। मिडिल लेटीट्यूड में इसको फेरल सेल कहते हैं और आखिरी में पोलर सेल। ये सभी को समझ आ चुका है जी। नेक्स्ट बात करेंगे जी इस पे। तो जनरल एक तो ये एल नीनो इन्होंने समझाया कि एल नीनो होता क्या। नॉर्मली साउथ अमेरिका के कोस्ट पे ठंडा करंट चलता है, लेकिन जब ये ठंडा करंट वार्म हो जाए, अपीयर अ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, दैट इज नोन एज एल नीनो। और इससे क्या होगा, प्रेशर चेंजेस आएंगे सेंट्रल पैसिफिक में। सेंट्रल पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऊपर, और इसको सर्दर्न ऑसिलेशन कहते हैं। द कंबाइंड फिनोमिना ऑफ एल नीनो इज नोन एज ऑसिनेशन इज नोन एज एनसो। वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो एरिड है, बिल्कुल एटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर जब भी बारिश होगी और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आएंगे, इवन इंडिया में भी ड्रॉट आएंगे, चाइना में फ्लड्स आएंगे। दिस फिनोमिना इज क्लोजली मॉनिटर्ड जब भी एनसो आता है। नेक्स्ट है जी सीजनल विंड्स के बारे में बात की गई है। हम बात करेंगे मॉनसून और ये सारी चीज़ें डिटेल में। लोकल विंड्स की बात करें तो इससे लोकल विंड्स आपने रीजनल विंड्स भी याद रखनी है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया कि लैंड ब्रीज कब होता है, जब ये ज़मीन ऊपर सूरज निकला हो तो ज़मीन गर्म होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा और इस तरफ हाई प्रेशर होगा। विंड विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वी विल कॉल इट एज सी ब्रीज, दैट इज टेक्स प्लेस एट डे टाइम। और जो लैंड ब्रीज है दैट विल टेक प्लेस एट नाइट टाइम व्हेन द लैंड गेट्स कूल्ड, सो हाई प्रेशर एंड वाटर एट लो प्रेशर, सो इट विल मूव फ्रॉम दिस प्लेस। यही चीज़ इधर सारी एक्सप्लेन की गई है। लैंड ब्रीज रात को हो रहा, सी ब्रीज दिन में हो रहा, और सी ब्रीज मीन्स सी टू लैंड और लैंड ब्रीज मीन्स लैंड टू सी। इसके लिए आप वीडियो चेक करें, पिछला प्लेनेटरी विंड्स भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया, शायद आपको एनसीईआरटी से कभी इतना अच्छे से समझ ना आए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ क्लासेस में। माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज भी इधर समझाए हुए हैं। माउंटेन से अगर हवा नीचे आ रही है तो उसको क्या कहेंगे जी, कैटाबैटिक, और अगर वैली से ऊपर जा रही है तो उसको कहेंगे एनाबैटिक। तो यही चीज़ होती है, जब आप दिन में ये पीक गर्म हो गई तो यहाँ पर लो प्रेशर बन चुका, वैली में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, इसको कहेंगे वैली ब्रीज। इसी को हम एनाबैटिक विंड भी कहते हैं जी।
रात को उल्टा होता है जी, पहाड़ से नीचे को हवा जा रही है, उसको हम कह देंगे कैटाबैटिक और माउंटेन ब्रीज occurs on the leeward side of the mountain ranges. I hope everybody is clear. Next बात करेंगे जी एयर मासेस पे। जब एक सरफेस पे, एक एरिया पे वी हैव दिस स्पेस, यहाँ पर जब गर्मी इस जगह पर यूनिफॉर्मली सेम टेम्परेचर हो, एक होमोजीनियस एरिया, तो वो इस एरिया की करेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेगी हवा, दैट विल मेक इट अ वार्म एयर और अ कोल्ड एयर। क्लियर है जी? तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के बेसिस पे हम एयर मास डिफाइन करते हैं और हॉरिजॉन्टली वेरिएशन बहुत कम है। सोर्स रीजन, तो एयर मास को सोर्स रीजन के बेसिस पे 5 मेजर सोर्स रीजन है जो कि बिल्कुल काम और वेदर हो, जैसे वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस का हम बात कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, रिलेटिवली हाई लेटीट्यूड ओशंस की बात कर रहे हैं, या वेरी स्नो कवर्ड हाई लेटीट्यूड्स में, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल होमोजीनियस होगा, सेम परमानेंटली आइस कवर्ड। ये इसी प्रकार ये साइक्लोन इन्होंने एयर मासेस इन्होंने बताया, एक तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ये 5 इन्होंने बताए हैं कि एयर मासेस बनेंगे। फ्रंट क्या होता है? जब ये दोनों एयर मासेस आपस में मिलेंगे, द बाउंड्री वेयर दे मीट वी कॉल इट एज फ्रंट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। जब ये दोनों आसपास इधर खड़े हैं लेकिन ना तो ये इधर मूव कर रहा ना इधर मूव कर रहा, इसको कहेंगे स्टेशनरी फ्रंट। और अगर कोल्ड एयर घुस रही है वार्म एयर में तो उसको कोल्ड फ्रंट कहेंगे। अगर वार्म एयर टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास, दैट कॉन्टैक्ट जोन इज वार्म फ्रंट। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड, अगर एयर मास पूरा ऊपर को अबव द लैंड सरफेस, उसको कहेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। और ये फ्रंट्स नॉर्मली होते कहां पर? मिडिल लैटिट्यूड्स में, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर, बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है और प्रेशर, तो अब्रप्ट चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, एंड कॉज द एयर टू राइज एंड फॉल एंड गिव द रेनफॉल। यहीं से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब होता है टेम्परेट साइक्लोन या मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन। तो पैसेज द फ्रंट कॉजेज अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस ओवर द एरिया इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स। जब पोलर फ्रंट ऊपर से आ रहा है और नीचे से ट्रॉपिकल है, द फ्रंट इज स्टेशनरी। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड cold air from the north of the front, the pressure drops along the front and the warm air moves northward and the cold air moves towards south. ये वार्म एयर ऊपर को जा रही है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है और बीच में मिडिल लैटिट्यूड और ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, तो उससे क्या होगा? बीच में फ्रंट बन जाएगा और जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एंटी साइक्लोनिक्स क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? प्रॉपर एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाएगा विद अ वार्म फ्रंट एंड अ कोल्ड फ्रंट। क्लियर है जी? देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर एंड अ वार्म सेक्टर वेज्ड बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द कोल्डर। द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप। Cumulus clouds develop along the cold front. The cold front moves faster than the warm front, ultimately overtaking the warm front. एंड उससे क्या होगा? वार्म एयर पूरी तरह लिफ्ट कर दी गई और ऊपर चला गया, जिसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड। जब भी ऑक्लूडेड फ्रंट आता है तब साइक्लोन खत्म हो चुका होता है। जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वार्म एयर जब पूरी ऊपर चली जाए और कोल्ड एयर नीचे आ जाए तब साइक्लोन खत्म है। सो द प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ एट द सर्फेस एंड द लॉफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। तो डिफर करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट साइक्लोन। सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं किसी फ्रंटल सिस्टम से, जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऐसे नहीं बनते, वो तो पानी में बनते हैं, हम बात करेंगे। जो टेम्परेट साइक्लोन दे कवर अ बिग एरिया, और ये समुंदर में भी बनेंगे, लैंड पे भी बनेंगे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सिर्फ और सिर्फ सीज में बनते हैं, ऑन रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है दे अफेक्ट मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। द विंड वेलोसिटी इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर इट इज इन द डिस्ट्रक्टिव। मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट।
अब अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करूं तो ये कौन से, दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स originate over oceans in tropical areas and move over to the coastal areas bringing about large scale destruction. ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता ही समुंदर में है जी। इनके अलग अलग नाम इन्होंने बताए हैं, जैसे इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहते हैं, हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक में, टाइफून्स कहते हैं वेस्ट पैसिफिक में, और विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस. Number one condition which is favorable for this thing is large sea surface temperature greater than 27 डिग्री को पहला, presence of Coriolis force, तीसरा small variation in the vertical wind speed, pre-existing low pressure and upper divergence. ये पांचों पॉइंट आपके दिमाग में कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। एक तो तापमान चाहिए, Coriolis फोर्स होना, ये तो दोनों समझ आते ही हैं। ऊपर जैसे जैसे आप जा रहे हो वेरिएशन कम हो, और ऊपर नीचे लो प्रेशर तो होना साइक्लोन के लिए जरूर, ऊपर हवा बाहर को निकले। और ये सारी एनर्जी कहां से आती है, स्टॉर्म के पास कंडेंसेशन प्रोसेस से, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। Continuous supply of moisture from the sea and the storm is further strengthened. On reaching the land, the moisture supply is cut off and the storm dissipates. The place where tropical cyclone crosses the coast is called as land of the cyclone. Landfall खत्म हो गया. Which cross 20 degree north generally recurve and they are more destructive. So a schematic representation of vertical structure of mature cyclone and a mature tropical cyclone is characterized by spirally circulating wind around the center. ये जो सेंटर है इसको कहते हैं हम आई, और आई होता गया जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर काफ़ी कम, नीचे को हवा सबसाइड कर रही है। आसपास आई वॉल है, स्पायरलिंग असेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट रीचिंग द ट्रोपोपोज। इसमें स्पीड इतनी चली जाती 250 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द आई वॉल बैंड्स मे रेडिएट एंड ट्रांसमिट ट्रेन्स ऑफ द cumulus clouds. So the diameter of storm over the Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean is between 600 to 1200. The system moves slowly about 300 to 500 km per day. Storm surges and they inundate the coastal lowlands. ये स्ट्रक्चर को पक्का याद रखिएगा जी। ये सेंटर पे जहाँ पे एयर सबसाइड कर रही है दैट इज आई, ऊपर उठ रही है आई वॉल, ये बाहर डाइवर्जेंस हो रहा है, इधर कन्वर्जेंस हो रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ विंड चल रही है यहाँ पर। आगे थंडर स्टॉर्म्स की बात की हमने। थंडर स्टॉर्म्स आपको भी पता है जहाँ पर गर्मी बहुत पड़े वहाँ पर होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ओवर अ स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट, आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन हो रही हो, गर्म ऊपर हवा उठ रही हो उससे। A well-grown cumulonimbus cloud producing thundering and lightning. When the cloud extends to heights where sub-zero temperature prevails, hails are formed and they come down as hailstorm. अगर मॉइस्चर कम है तो thunderstorm may generate dust storms. A thunderstorm is characterized by intense updraft of rising warm air, which causes the cloud to grow bigger and rise to greater height and causes precipitation. And then downdraft brings down to earth the cool air and the rain. Severe thunderstorms, sometimes spiraling wind descends like a trunk on an elephant. Causing massive destruction on its way. Such a phenomenon is also called as tornado. Tornado generally occur in middle latitudes and over the sea called waterspouts. राइट एवरीवन, अचानक नीचे को डिसेंड कर रहा हो विद वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर causing massive destruction on its way, those are called as tornadoes. The violent storms are manifestation of atmosphere's adjustment to varying energy distribution. Potential and heat energy are converted into kinetic energy in these storms and restless atmosphere again. आशा है कि सभी को काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। करियोलिस फोर्स के ऊपर काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लैनेटरी इवेंट्स पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट आई हैव डिस्कस दिस थिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली।
फिर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने सारा समझाया। ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दैट इज टेम्परेट में फ़र्क क्या है, ये भी बहुत सही से इस चैप्टर में दिया। तो दिस चैप्टर इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एयर मासेस, फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट, लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ITCZ, देन दिस जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वी हैव अंडरस्टूड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर दिस विद अदर पीपल। अगेन आई नीड टू अनाउंस यू पीपल, अनअकैडमी पर इस समय 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स ऑफर है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये रेफरल कोड पक्का लगाए और सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पे। So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.